बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आबिद महमूद मुगल और आप देख रहे हैं रिपोर्ट डिजिटल। आज हम आपके पास एक कहानी लेके हैं, हमारी नई गुलामी की कहानी। हमारी नई गुलामी की कहानी क्या है, इससे पहले स्टार्ट से पहले आपको कुछ माजी में लेके चलते हैं। एक चीनी बाप अपने बेटे को जमीन से उठाने की कोशिश कर रहा है। बेटा खुद नहीं उठ रहा, हाथ कांप रहे हैं, आंखें लाल हैं, सांस बारी है, जुबान पर एक ही जुमला, बस एक और कश। ये कोई आम कहानी नहीं, ये उन लाखों घरों की कहानी है जिन्हें तिजारत के नाम पे अफयूम के समंदर में डुबो दिया गया। और इसके पीछे कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी। 18वीं सदी के आखिर में बरतानिया चीन की चाय, रेशम और चीनी बर्तनों पर फिदा था। मसला यह था कि चीन को बदले में बरतानवी चीजों की जरूरत ही नहीं थी, वो सिर्फ चांदी लेता था। यानी सारा सोना चांदी यूरोप से चीन जा रहा था, वापस कुछ नहीं आ रहा था। अंग्रेज ताजर और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये माशी खुदकशी थी। लिहाजा उन्होंने वही फार्मूला निकाला जो आज भी मंशियात माफिया निकालता है। कंपनी ने हिंदुस्तान के बंगाल में अफयूम की पैदावार पर हजारादारी कायम की, किसानों को जबरन अफयूम उगाने पर मजबूर किया, इन्हें गरीब से गरीब तर किया और वो अफयूम चीन की तरफ रवाना होने लगी। चीन ने अफयूम पर पाबंदी लगा रखी थी, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी खुद बराह रास्त नहीं बेचती थी, बल्कि अपने लाइसेंस याफ्ता काउंट्री ट्रेडर्स, निजी ताजरों के जरिए अफयूम स्मगल करवाती, जो चीन के साहिल पर बेचते, बदले में चांदी लेते और वही चांदी कंपनी को पहुंचाते। यानी मंजर कुछ यूं था, ऊपर से कंपनी का परचम, नीचे से अफयूम की पुड़िया, बीच में हिंदुस्तानी किसानों का खून और चीनी ग्राहकों के आंसू। 1830 की दहाई तक सूरत यहाँ पहुंच चुकी थी कि जनूबी चीन में सैकड़ों कश्तियों पर अफयूम की स्मगलिंग खुलेआम होने लगी। तो लाखों लोग इस जहर के आदी हो चुके थे। अफयूम सिर्फ एक नशा नहीं थी, ये घर का पैसा चाट जाती, जिस्म को गला देती, इरादों को तोड़ देती और इंसानों को अपनी कौम, अपने घर, अपने रब से काट देती। चीनी हुक्मरान तबका देख रहा था कि चांदी मुल्क से बाहर जा रही है, नौजवान बर्बाद हो रहे हैं, फौजी कमजोर हो रहे हैं, बेवाएं और यतीम बढ़ रहे हैं। एक तरफ चीनी इखलाकी व समाजी बका का सवाल था, दूसरी तरफ बरतानवी ताजरों और ईस्ट इंडिया कंपनी का मुनाफा। आखिर हद तब आई जब चीनी हुकाम ने अफयूम के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की। 1839 में लिन जियो ने गवांगजू में कब्जा शुदा अफयूम को समंदर के किनारे तल्फ कर दिया। हजारों संदूक, लाखों कीमती सरमाया, सारा समंदर बुर्द हो गया। लेकिन चीन की कौम के लिए अपनी कौम की जान बचाने का ये ऐलान था। जो जंग शुरू हुई, इसे हम अफयूम वार कहते हैं। एक तरफ चीन, दूसरी तरफ बरतानिया और उसकी हिंदुस्तानी फौज और पस मंजर में अफयूम की तिजारत का मफाद। नतीजा क्या निकला? चीन शिकस्त खा गया। इस पे एक मुआहदा हुआ, ट्रीटी ऑफ नानकिंग। मुआहदा नानजंग के तहत चीन को हांगकांग बरतानिया को देना पड़ा। कई बंदरगाहें जबरन गैर मुल्की तिजारत के लिए खोलनी पड़ी, बारी तवान देना पड़ा और गैर मुल्की ताजरों के लिए खास तस्लीम करना, एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी हुकूक देने पड़े। बात यही खत्म नहीं हुई। पहली जंग के बाद भी बरतानिया और दीगर यूरोपीय ताकतों को चीन पर मुकम्मल तिजारती कब्जा नहीं मिला था। चुनाचे 1856 से 1860 के दरमियान दूसरी सेकेंड ओपियम वार अफयूम जंग शुरू हुई, जिसमें इस बार फ्रांस भी बरतानिया के साथ था। इस जंग का असल मकसद क्या था? मजीद बंदरगाहें खुलवाना, चीन के अंदरूनी इलाकों तक गैर मुल्कियों को रसाई देना और सबसे बढ़कर अफयूम की तिजारत को कानूनी करवाना। नतीजा फिर वही निकला, चीनी शहर गोलाबारी का शिकार, बीजिंग पे कब्जा, शाही मल्लात की लूट मार, मजीद जिल्लत अमेज मुआहदे और अफयूम अब बंदरगाहों से निकल कर समगल होकर नहीं बल्कि कानूनी तौर पर आने लगी। सिर्फ चीन की नहीं, हमारी भी कहानी है। हिंदुस्तान के किसानों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अफयूम उगाने पर मजबूर किया, जमीनें खुराक से खाली हुई, किसान कर्ज और भूख के हाथों मर मिटे। मगर कंपनी के लिए ये आमदन का दूसरा बड़ा जरिया था। एक तरफ बंगाल में किसान रोटी को तरस रहे थे, दूसरी तरफ वही अफयूम चीन के नौजवानों को खा रही थी। बीच में लंदन के बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां और ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स अपने मुनाफे गिन रहे थे। यही असल चेहरा है उस महजब तिजारत का जिसे हमें अजमत बरतानिया के नाम से पढ़ाया गया। 200 साल पुरानी बात है। आज हमारे साथ इसका क्या ताल्लुक है? आज हमारी अफयूम बंदूक की नाली से नहीं निकलती, टीवी स्क्रीन से टपकती है। रात 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक सियासी टॉक शोज के नाम पर जो जहर हमारे नौजवानों के जहन में उंडेला जाता है,
وہ کسی زمانے کی افیون سے کم نہیں. ہر طرف چیخنا, گالی, الزام, سازش. یہ ملک نہیں چل سکتا, یہاں کچھ نہیں ہو سکتا, یہاں سب چور ہیں. یہ جملے ہمارے ایمان, حوصلے اور ارادوں پر حملہ ہیں. پچھلے سال 7 لاکھ سے زائد نوجوان یہ ملک چھوڑ کر چلے گئے. وہ نوجوان جو اسی سرزمین کی قسمت بدل سکتے تھے, آج کینیڈا, آسٹریلیا, مڈل ایسٹ اور یورپ کے سسٹم مضبوط کر رہے ہیں. وہ یہاں خالی کرسیاں, سیاسی جوکروں اور مصنوعی ہیروز سے بھر دی گئی ہیں. یہ مایوسی پھیلانے والے اینکرز, ٹرینڈ بنانے والے ایجنسیاں, جعلی ہیرو آج کی دنیا کے وہی کارپوریٹ افیون ڈیلرز ہیں جو ہمیں اندر سے توڑ رہے ہیں. کرکٹ کو زندگی موت کا مسئلہ بنا کر, فلمی اور ٹی وی اداکاروں کو قوم کے رول ماڈل بنا کر, اور اصل ہیروز سائنسدانوں, انجینئرز, مہیر حضرات, استادوں, سچے سماجی مصلحین کو حاشیے پر پھینک کر انہوں نے پورے معاشرے کو دکھاوے, شہرت اور حالی شور کا عادی بنا دیا ہے. حل بھی مشکل نہیں. جس طرح چین کو افیون کے خلاف کھڑا ہونا پڑا, ہمیں بھی اس مولوی, اینکر, سیاستدان, یوٹیوبر اور انفلوئنسر کو دل, ذہن اور سکرین سے انفالو کرنا ہوگا جو مایوسی, نفرت اور خود ترسی بیچ رہا ہے. ہمیں فالو کرنا ہوگا ان لوگوں کو جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ پاکستان کی بنی ہوئی چیزیں, ہمارے کسانوں کی پیداوار, ہمارے کارخانے, ہمارے کاریگر, ہمارا ہنر دنیا بھر میں کیسے بیچ سکتے ہو. جب ہمارا نوجوان خبریں کھانے کے بجائے وہ علم اور ہنر کھانا شروع کرے گا, جب وہ سیاسی نشے کے بجائے ایکسپورٹ, مائکرو نیٹ, علم, تحقیق اور محنت کو اپنا جنون بنا لے گا, تب اس سرزمین پر کوئی ایسٹ انڈیا کمپنی, کوئی افیون, کوئی کارپوریٹ مافیا ہمیں غلام نہیں رکھ سکے گی. اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے اور رپورٹ ڈیجیٹل کو دیکھتے رہیے. پاکستان زندہ باد.